हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में का स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखेगा। इससे भी पहले मैं आपको राजस्थान से संबंधित और पशु परिचय से संबंधित बहुत सारे वीडियोस करवा रहा हूँ लगातार, तो वो आपके जाके जरूर देखेगा। और आज की क्लास शुरू करते हैं। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। स्थापत्य कला का जनक, स्थापत्य कला से तात्पर्य क्या है कि जो राजस्थान के अंदर दुर्ग वगैरह है, हवेलियां वगैरह है, ये सबसे ज्यादा किसने बनाई है? स्थापत्य कला की चीजें किसने बनाई है? स्थापत्य कला का जनक किस राजा को कहा जाता है? महाराणा प्रताप, सवाई जय सिंह, राणा कुंभा या पृथ्वीराज राठौड़? तो इसका सही आंसर होगा राणा कुंभा। महाराणा कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक के रूप में जाना जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा इनसे संबंधित, राणा कुंभा से संबंधित। तो राणा कुंभा का शासनकाल कब से कब तक था? तो ये आपको याद रखना है। इनका शासनकाल था 1433 से लेकर के 1468 तक। 1433 से लेकर के 1468 तक इनका शासनकाल था। इनको उपाधियां कौन कौन सी मिली थी? इनको उपाधियां कौन कौन सी मिली थी वे आपको याद रखनी है। उपाधि याद रखने का, याद रखिएगा। साहित्यकार, साहित्यकार के रूप में इनको जाना जाता है क्योंकि इन्होंने काफी सारी रचनाएं भी लिखी थी। साहित्यकार भी इनको, साहित्यकार के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। इनको संगीत प्रेमी भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? संगीत प्रेमी। साहित्यकार, संगीत प्रेमी, हाल गुरु। हाल गुरु, सबके पीछे गुरु लगाना है अब। हाल गुरु, छाप गुरु। हाल गुरु, छाप, छापा मार पद्धति युद्ध की पद्धति थी, इसलिए इनको छाप गुरु कहा जाता था। दान गुरु, क्योंकि दान बहुत ज्यादा देते थे, दान गुरु। हिंदू सुरत्राण, हिंदू सुरत्राण, हिंदू सुरत्राण मतलब हिंदुओं को एकत्रित करने वाले, तो हिंदू सुरत्राण, त्राण के रूप में इनको जाना जाता था। और हाल गुरु क्यों कहा जाता? सर्वाधिक दुर्ग बनाए थे इसलिए इनको हाल गुरु के रूप में जाना जाता था। तो ये आपको सारे के सारी उपाधियां याद रखनी है। साहित्यकार, साहित्यकार के रूप में इन्होंने रचनाएं भी लिखी थी, ये आपको याद रखना है। इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी वो आगे आने वाले किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ साथ में आपको ये भी याद रखना है कि इन्हें संगीत प्रेमी, हाल गुरु, छाप गुरु, दान गुरु, हिंदू सुरत्राण, अभिनव भट्टाचार्य, ये सारी उपाधियां इन्हीं को मिली हुई थी। काफी सारी उपाधियां हैं, ये सारी नोट करते हुए चलिएगा। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, इनको स्थापत्य कला का जनक क्यों कहा गया है, इसके पीछे क्या वजह है? क्यों? क्योंकि राणा कुंभा जो कि मेवाड़ में 84 दुर्ग है, लगभग माना जाता है कि मेवाड़ के अंदर 84 दुर्ग है। इस 84 दुर्गों में से अकेले इन्होंने ही 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। कितने दुर्गों का? 32 दुर्गों का निर्माण सिर्फ इन्हीं के देखरेख में हुआ है, इन्हीं के द्वारा करवाया गया। या तो पुनर्निर्माण करवाया या फिर पूर्ण रूप से निर्माण इन्होंने करवाया। तो इसलिए कुल मिलाकर के लगभग 32 दुर्गों के आसपास दुर्ग इन्होंने बनवाए, इसीलिए इनको साहित्य स्थापत्य कला का जनक के रूप में जाना जाता है। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि ये 32 दुर्ग जो इनकी देखरेख में जीर्णोद्धार हुआ है या फिर नए नवनिर्माण हुआ है, वो किसकी सहायता से किए? राणा कुंभा ने। तो आप याद रखिएगा, महाराणा कुंभा, राणा कुंभा का एक मंत्री है मंडन मिश्र, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। मंडन मिश्र की देखरेख में इन्होंने ये सारे दुर्गों का कार्य करवाया है। तो मंडन मिश्र राणा कुंभा के दरबार में वास्तु शास्त्री था। ये कौन थे? वास्तु शास्त्री के रूप में कार्य करते थे। ये वास्तु शास्त्र का ज्ञान भी रखते थे। तो फिर इन्होंने एक पुस्तक लिखी, वास्तु शास्त्र को ध्यान में रख के एक पुस्तक लिखी। वो पुस्तक पूछा जाता है राजवल्लभ, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। राजवल्लभ, यह पुस्तक वास्तु पर आधारित पुस्तक है, वास्तुकला पर आधारित कि कौन सी दिशा में मकान का कौन सा कमरा होना चाहिए, रसोई वगैरह, मतलब जो अपन घर पे आजकल वास्तुशास्त्र का यूज करते हैं, वैसे ही इन्होंने सारे वास्तु को ध्यान में रख करके किसका निर्माण करवाया था? दुर्गों का निर्माण करवाया था। किसकी देखरेख में? मंडन मिश्र नामक इनका जो मंत्री था उनकी देखरेख में। किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। कितने दुर्ग बनवाए थे? 32 दुर्ग। कितने दुर्ग? 32 दुर्गों का। मेवाड़ के अंदर 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण इन्होंने के द्वारा करवाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब एक फैक्ट और ध्यान रखिएगा आपको, वैसे तो बहुत ज्यादा फैक्ट है इनके ऊपर, लेकिन एक फैक्ट अपन और बात करेंगे। तो महाराणा कुंभा ने, आपको ये याद रखना है, विजय स्तंभ जो अभी राजस्थान पुलिस का और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का चिन्ह है, वो आपको याद रखना है। राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो स्मारक चिन्ह के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वो विजय स्तंभ का ही चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो विजय स्तंभ भी इन्हीं की देखरेख में, इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था, महाराणा कुंभा के द्वारा ही बनवाया गया था। और मालवा का युद्ध हुआ था, सारंगपुर का युद्ध 1437 के अंदर। उस युद्ध को जीतने के बाद में, मालवा जगह पड़ती है एमपी में, तो उस एमपी वाले युद्ध को जीतने के बाद में सारंगपुर का युद्ध जिसको नाम दिया जाता है, उसमें राणा कुंभा थे और सामने था महमूद खिलजी प्रथम। महमूद खिलजी, लिख देता हूं मैं, महमूद खिलजी प्रथम, खिलजी फर्स्ट। इससे जीतने के बाद में,
इससे जीतने के बाद में इन्होंने इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता देता हूं विजय स्तंभ के ऊपर कि राजस्थान की प्रथम ऐतिहासिक इमारत है जिसके ऊपर डाक टिकट जारी की गई थी, विजय स्तंभ थी वो। 15 अगस्त 1949, आजादी के 2 साल बाद 15 अगस्त को इसके ऊपर डाक टिकट, 1 रुपए की डाक टिकट जारी की गई थी इसके ऊपर। तो आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गन्ने की फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है? स्टार लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी आपको फसल से संबंधित चीजों में और पशु परिचर में विज्ञान भी आएगा, तो विज्ञान से संबंधित चीजों में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो अब बताइए कि गन्ने की फसल के लिए कौन सी फसल उपयोगी है, सॉरी कौन सी मिट्टी उपयोगी है? भूरी मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी या बलुई मिट्टी? इसका सही आंसर होगा काली मिट्टी। गन्ने की फसल के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी अब किस किस चीज के लिए होती है ये बताइएगा अब। तो देखिए, गन्ने की फसल है, ये आपको याद रखिएगा, गन्ने की फसल नकदी फसल होती है। कैसी फसल में आती है ये? नकदी फसलों के अंतर्गत आती है ये। नकदी फसल क्या होती है? जिसको बेचते ही हाथों हाथ पैसे मिलते हैं उसको बोला जाता है नकदी फसल। और जो लंबे समय तक गोदामों में इकट्ठा करके रखी जाती है, जैसे गेहूं वगैरह हो गई, तो वो जो फसलें होती है वो लंबे समय तक पड़ी रहती है और उनको बाद में बेचा भी जा सकता है, बाद में उपयोग में भी किया जा सकता है, तो उसको बोला जाता है, वो उनको नकदी फसल के रूप में काउंट नहीं किया जाता। तो आपको पता चल चुका है कि गन्ने की फसल कौन सी है, तो आपको पता चल गया है नकदी फसल के रूप में है। और एक दो फसल और बता देता हूं मैं आपको जो नकदी फसल में आती है और जिसमें भी काली मिट्टी ही यूज हो रही है। एक तो गन्ने में काली मिट्टी आ गया, इसका सही आंसर हो गया काली मिट्टी। और आपको याद रखना है कैसे काली मिट्टी और कैसे कपास। कपास जिसको नरमा भी बोला जाता है, कपास बढ़िया भी बोला जाता है, राजस्थानी भाषा में, ग्रामीण भाषा में उसको बढ़िया और नरमा इन शब्दों से जाना जाता है। सफेद सोना कपास को कहते हैं। तो कपास में भी काली मिट्टी, गन्ने में भी काली मिट्टी और चाय में भी काली मिट्टी। और ये तीनों की तीनों फसलें नकदी फसलें, हाथों हाथ बेचा जाता है इनको और इससे पैसे लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको लंबे समय तक भंडार करके रखना नहीं जाता है, ये आपको याद रखना है, इस वजह से इनको नकदी फसलों के रूप में जाना जाता है। तो गन्ना, कपास और चाय तीनों नकदी फसलें, तीनों के अंदर आपको याद रखना है काली मिट्टी का उपयोग करना है। तो ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद में अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा कि राजस्थान में सर्वाधिक गन्ना कहां पे देखने को मिलता है आपको? राजस्थान में सर्वाधिक गन्ना आपको बूंदी, गंगानगर इस जगह पे आपको देखने को मिलेगा। हनुमानगढ़ क्यों? क्योंकि गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर आपको पता है कि आईजीएनपी नहर आ रही है, उसकी पानी की वजह से। तो गन्ने में अब कितना पानी चाहिए, गन्ने में कितनी बारिश चाहिए, ये आपको याद रखना है। गन्ने में बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, 125 सेंटीमीटर से लेकर के 175 सेंटीमीटर बारिश होनी चाहिए, तब वहां पर गन्ना उगाया जा सकता है। गन्ने की फसल 3 साल के तक फसल देती है, ये आपको याद रखना है। 3 साल तक फसल देती है मतलब क्या होगा कि गन्ने की फसल एक बार उगाई जाने के बाद में 3 वर्ष तक वह फसल देता रहता है। एक बार फसल उगाई तो 3 साल तक उसकी पैदावार मिलती रहती है। तो एक बार मेहनत करनी पड़ती है और 3 साल तक उसका परिणाम अपने को देखने को मिलता है। तो आपको ये भी याद रखना है 3 वर्ष तक ये फसल की पैदावार करता रहता है। काली मिट्टी बता ही चुका हूं। गन्ने में एक रोग आपको पूछा जा सकता है, तो आप वो याद रखिएगा, गन्ने में कौन सा रोग लगता है? रेड रोट, जिसको बोलते हैं लाल सड़न। रेड रोट को क्या बोलते हैं? लाल सड़न रोग। लाल सड़न रोग गन्ने में देखने को मिलता है, जिसमें गन्ना लाल से कलर का हो जाता है। अपन खुद भी अपन जाते हैं जूस वगैरह की दुकान पे, तो आप देखना कहीं पे आपको गन्ना लाल कलर का दिखाई देगा। वो रेड रोग जो लाल सड़न रोग है उसी के कारण होता है। गन्ने से चीनी बनी रहती है, सभी जानते हैं। तो बताइए कि राजस्थान की प्रथम शुगर मिल कौन सी थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो राजस्थान की, इसमें तो आंसर तो काली मिट्टी हो गया। अब एक्स्ट्रा फैक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, तो राजस्थान की फर्स्ट शुगर मिल की बात कर रहा हूं मैं, द मेवाड़ शुगर मिल। द मेवाड़ शुगर मिल कहां पे थी? भोपाल सागर चित्तौड़ में जगह पड़ती है। तो आपको याद रखना है भोपाल सागर चित्तौड़ के अंदर ये जगह पड़ती है। द मेवाड़ शुगर मिल बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछी जा चुकी है ये भी। तो ये 1932 में बनी थी। कब बनी थी? 1932 में। ये भी आपको याद रखना है। सेकंड नंबर बनी थी गंगानगर शुगर मिल। ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये बताता हूं। तो मेवाड़ शुगर मिल आपने पढ़ ली। सेकंड नंबर पे अपन को याद रखनी है गंगानगर शुगर मिल। ये सेकंड नंबर की है, गंगानगर शुगर मिल। इस मिल के अंदर, ये बनी 1937 में है, वो 1932 में, ये आपको याद रखना है। ये इस मिल के अंदर आपको याद रखना है कि चुकंदर जो सर्दियों के अंदर काफी ज्यादा मिलता है, तो चुकंदर से चीनी बनी जाती है।
चुकंदर से चीनी बनाने का कार्य गंगानगर शुगर मिल में किया जाता है। 1937 में बनी थी। राजस्थान की फर्स्ट पूछे तो द मेवाड़ शुगर मिल, भोपाल सागर, चित्तौड़, 1932। तो ये फैक्ट अपने को गन्ने से संबंधित ध्यान रखने हैं। और भी काफी फैक्ट हैं, लेकिन एक वीडियो में इतना काफी है, आने वाले किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुरडा सम्मेलन, स्टार लगा लीजिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो देखिएगा इसका सही आंसर बताइए, हुरडा सम्मेलन कब हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम से पूछा जा चुका है, स्टार लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसका सही आंसर बताइए, 1738 ईस्वी, 1734 ईस्वी, 1740 ईस्वी या 1736 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा 1734। अब याद रखिएगा, डेट आपसे पूछा जाए तो 17 जुलाई 1734, 17 जुलाई 1734 के अंदर हुर्रा सम्मेलन हुआ था। हुर्रा सम्मेलन हुआ क्यों था? क्योंकि राजस्थान के जो राजा थे, उनसे मराठा एक कर लिया करते थे। वो कर का नाम पूछा जा चुका है। मराठा एक कर लेते थे जिसको बोलते थे चौथ कर, जिसको बोला जाता था चौथ कर या खिराज। याद रखिएगा, चौथ कर या खिराज कर लिया जाता था। मराठा उस समय शक्तिशाली हो चुके थे, राजस्थान के राजाओं से भी शक्तिशाली मराठा हो चुके थे 1734 के आसपास के बात है उस समय। तो उस समय क्या है, काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुके थे। तो वो राजस्थान के राजाओं को भी कहते थे कि अभी अभी अगर आपको भी सुरक्षित रहना है और अगर आपको भी हमारे आक्रमण से बचना है, किसके आक्रमण से, मराठाओं के आक्रमण से अगर बचना है, बच के रहना है, तो आपको भी हमें कुछ न कुछ जैसे इनकम टैक्स दिया जाता है वैसे ही हमको टैक्स देना पड़ेगा, जिसका नाम रखा उन्होंने चौथ या खिराज कर। इससे बचने के लिए और इससे परेशान होकर के राजस्थान के राजाओं ने एक सम्मेलन किया था जिसको नाम दिया गया था हुर्रा सम्मेलन। कब हुआ था? 17 जुलाई 1734। इस सम्मेलन के ऊपर आने वाली वीडियो में मैं और डिस्कस से आपको चर्चा करूंगा इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नटनी का चबूतरा किस झील में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी स्टार लगा सकते हैं, ये क्वेश्चन भी। नटनी का चबूतरा किस झील में स्थित है? फौज सागर झील, नक्की झील, आना सागर झील या पिछोला झील। तो इसका सही आंसर होगा पिछोला झील के अंदर नटनी का चबूतरा स्थित है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस समय कहा जाता है कि पिछोला झील को पार करने के लिए राजा से शर्त लगाई गई थी। नटनी ने शर्त लगाई थी कि मैं पूरी की पूरी पिछोला झील को एक रस्सी के ऊपर पार करके बताऊंगी। तो राजा ने कहा कि अगर ऐसा होगा तो मैं आपको अपना आधा राज्य, उदयपुर मेवाड़ वाला जो आधा राज्य था, वो आपको दे दूंगा। और उस दौरान क्या हुआ था, नटनी लगभग आधी से भी ज्यादा दूरी पर पार कर चुकी थी पिछोला झील को। किसके ऊपर? रस्सी के ऊपर चल करके आधी से ज्यादा भी पिछोला झील को पार कर चुकी थी। तब राजा को डर लगने लगा था कि मेरा कहीं आधा राज्य चला न जाए। इस डर के कारण राजा ने उस रस्सी को अपने सैनिकों के षड्यंत्र से, सैनिकों की सहायता से कटवा के उस नटनी को पिछोला झील के अंदर गिरा दिया था। और फिर उसकी याद के अंदर राजा के द्वारा ही नटनी का चबूतरा बनाया गया, जो कि पिछोला झील के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बूंद बूंद सिंचाई तकनीक राजस्थान ने किस देश से ली? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, ये भी स्टार लगा सकते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट तकनीक है, ये आपको याद रखनी है। बूंद बूंद सिंचाई पद्धति को और किस नाम से जाना जाता है? ड्रिप सिंचाई पद्धति। ड्रिप सिंचाई पद्धति के रूप में इसको जाना जाता है। और इससे वास्तविकता में क्या फायदा है वो भी आगे अपन डिस्कस करते हैं। तो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति राजस्थान ने किस देश से ली? अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन और दक्षिणी अफ्रीका। तो इसका सही आंसर होगा इजराइल। इजराइल के द्वारा यह तकनीक विकसित की गई थी। और इस तकनीक की वजह यह थी क्योंकि इजराइल में पानी की मात्रा है बहुत काफी ज्यादा कम, पानी पीने वाले पानी बहुत कम मात्रा में उपस्थित है। तो सोच के देखिए, फसलों में उगाने के लिए तो काफी ज्यादा कम मात्रा में होगा, और राजस्थान में भी पानी कम है। तो इस वजह से ये तकनीक का अपन ने ग्रहण कहां से करी थी? बूंद बूंद सिंचाई पद्धति राजस्थान ने इजराइल से ग्रहण की थी। इसमें क्या किया जाता है? इजराइल के लोगों ने कहा कि पानी कोई मिट्टी को थोड़ी चाहिए, पानी तो सिर्फ पेड़ पौधों की जड़ों को चाहिए। और अपन जो कर रहे हैं वो तो पूरा पूरा मिट्टी के अंदर पानी डाल रहे हैं और फिर वो धीरे धीरे रिश्ता हुआ नीचे जड़ों तक जाता है। तो उन्होंने ऐसी तकनीक विकसित की जिसका नाम ड्रिप सिंचाई पद्धति या बूंद बूंद सिंचाई पद्धति रखा गया। और उसको सीखने के लिए राजस्थान से काफी ज्यादा मात्रा में किसानों को भेजा गया ताकि वो ये इस तकनीक सीख के आ सके। तो बूंद बूंद सिंचाई तकनीक राजस्थान ने कौन से देश से ली थी? इजराइल से ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहा जाता है? स्टार लगा लीजिएगा, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहा जाता है? कटारगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग या चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो इसका सही आंसर होगा कटारगढ़ दुर्ग। कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, कटारगढ़ दुर्ग को और क्या कहा जाता है? कटारगढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है? दुर्ग के अंदर दुर्ग। ये भी पूछा जा चुका है, दुर्ग के अंदर दुर्ग, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। दुर्ग के अंदर दुर्ग किस दुर्ग को कहा, कौन सा दुर्ग के अंदर दुर्ग स्थित है, यह पूछा जा सकता है। तो कटारगढ़ दुर्ग है जो दुर्ग के अंदर दुर्ग है, ये आपको याद रखना है। और
यहां पे देखने के लिए अबुल फजल ने कहा था कि यह दुर्ग इतना ऊपर है कि नीचे से देखने पर पगड़ी गिर जाती है, सर की पगड़ी गिर जाती है। इस दुर्ग के बारे में यह भी कहा गया है कि कटारगढ़ दुर्ग को कहा जाता है कि पगड़ी गिर जाती है, नीचे से ऊपर देखने पर पगड़ी गिर जाती है। मेवाड़ की आंख क्यों कहा जाता है? क्योंकि महाराणा कुंभा इसी जगह पर बैठ करके पूरे मेवाड़ राज्य पर अपनी आंख, मतलब आंख तो नहीं, आंख से मतलब नहीं बोल सकते, लेकिन पूरे मेवाड़ राज्य पर देखता था, निगरानी रखता था कि किस जगह पे क्या चल रहा है, मुझे कहां पे किस जगह पे आगे चल करके युद्ध करना है, किससे अपने को संधि करनी है, वो सब चीजें वो यहीं पर बैठ करके देखा करता था, पूरे मेवाड़ को यहां से देख सकता था। इसी वजह से इसको कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। और दुर्ग के अंदर दुर्ग इसी को कहा जाता है। नीचे से देखने पर सर की पगड़ी गिर जाए, वो कौन सा दुर्ग है? अबुल फजल ने किसके बारे में कहा है? तो कटारगढ़ दुर्ग के बारे में कहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक आपको यहां पे याद रखना है कि ये कटारगढ़ दुर्ग है कहां पे और किस दुर्ग के अंदर स्थित है। तो आपको यह भी याद रखना है, ये कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, जो कि राजसमंद में स्थित है, जो कि कहां पे स्थित है? राजसमंद के अंदर स्थित है। उस दुर्ग के अंदर ये दुर्ग स्थित है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर कटारगढ़ दुर्ग स्थित है और ये राजसमंद के अंदर स्थित है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बता देता हूं आपको इसके साथ में कि कटारगढ़ दुर्ग में, इस कटारगढ़ दुर्ग में ही महाराणा कुंभा की मृत्यु भी हुई थी। महाराणा कुंभा का पुत्र उदा, महाराणा कुंभा का पुत्र कौन था? उदा। उदा के द्वारा, जिसको मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है, स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन और तैयार कर सकते हैं आप। मेवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है? महाराणा कुंभा के पुत्र उदा को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उदा ने इसी दुर्ग से, कटारगढ़ दुर्ग से अपने पिता कुंभा को धक्का देकर के नीचे गिरा दिया था। तो अभी ये भी आप याद रखिएगा कि महाराणा उदा को मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है और महाराणा कुंभा की मृत्यु इसी कटारगढ़ दुर्ग के अंदर हुई थी। ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्लास कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा और क्लास को जितना ज्यादा हो सके स्टडी ग्रुप में, दोस्तों में शेयर कीजिए। इससे हमें ऐसे ही वीडियो और लेके आने का मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? यह भी बहुत बार पूछा जा चुका है। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र ब्यावर में स्थित है, फलोदी में स्थित है, सेवर में स्थित है या सुरपुरा में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा सेवर। सेवर में भी जगह पूछेगा, आपको याद रखना है भरतपुर। सेवर भरतपुर के अंदर केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, सेवर भरतपुर में भी अब आपसे पूछा जाए तो ये स्थापित कब हुआ था? सेवर में जगह पड़ती है भरतपुर में। सेवर जगह कहां पे पड़ती है? भरतपुर के अंदर। और ये स्थापित कब किया गया था? तो आपको याद रखनी है डेट भी, ये भी कई बार पूछी जा चुकी है। 20 अक्टूबर 1993 1993 के अंदर ये सेवर भरतपुर के अंदर स्थापित किया गया था। और इंजन छाप सरसों का जो तेल है, इंजन छाप जो सरसों का तेल है, वो भी यहीं पे तैयार किया जाता है। तो आपको याद रखना है, इंजन छाप सरसों का तेल सेवर भरतपुर। 20 अक्टूबर 1993 में केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहां पे की गई है? सेवर भरतपुर में। और ये केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है और ये आपको याद रखना है। और सरसों को पीला सोना, पीली क्रांति, सरसों से संबंधित ये सभी आपको याद रखने हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा सरसों गंगानगर भरतपुर इस साइड में उगती है, ये आपको याद रखना है। और भारत में सर्वाधिक सरसों राजस्थान में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घोड़ा जीरा का उत्पादन सबसे अधिक कहां होता है? स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। घोड़ा जीरा किसे कहा जाता है? सबसे पहले ये बताइए। घोड़ा जीरा कहा जाता है इसबगोल को। इसबगोल को क्या कहा जाता है? ये आपको याद रखना है, घोड़ा जीरा। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा कि ये कहां पे उत्पादन होता है। सबसे पहले ये बताइए, जो जालोर, ये जो जोलर नहीं होगा, इसका नाम होगा जालोर। चेंज करके लिखते हैं इसको, ये मिसप्रिंट हो चुका है, जालोर है यहां पे। तो इसका आंसर बताइए, जालोर, सवाई माधोपुर, अजमेर या जोधपुर? तो इसका सही आंसर होगा जालोर। जालोर के अंदर सबसे ज्यादा घोड़ा जीरा या फिर इसबगोल का उत्पादन होता है। पूरे भारत का 40% सिर्फ और सिर्फ जालोर के अंदर उत्पादित होता है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसबगोल की मंडी पूछ ले, इसबगोल मंडी, मंडी आपको याद रखना है। इसबगोल घोड़ा जीरा एक ही है, तो इसबगोल मंडी है भीनमाल में, भीनमाल जगह पे इसबगोल मंडी स्थित है, भीनमाल जालोर के अंदर स्थित है। और राजस्थान का पहला रोपवे, राजस्थान का फर्स्ट रोपवे, राजस्थान का फर्स्ट रोपवे भी कहां पे स्थित था? ये भी आपको याद रख सकते हो, भीनमाल आ गया इसलिए, तो भीनमाल जालोर में। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोडावण का प्रिय भोजन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। गोडावण, गोडावण का वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा, क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। क्रायोटिस नाइग्रिसेप, नाइग्रिसेप्स, ये गोडावण का वैज्ञानिक नाम है। गोडावण का प्रिय भोजन कौन सा है? बाजरा, ज्वार, तारामीरा या जौ? तो इसका सही होगा तारामीरा।
तारामीरा गोडावण का प्रिय भोजन है। राजस्थान का राज्य पक्षी है, राजस्थान का राज्य पक्षी है। और इसके अन्य नाम है शर्मिला पक्षी, गुदनमेर, ये सभी गोडावण के अन्य नाम है। और गोडावण का प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? तो जोधपुर के अंदर जगह रखा गया है जहाँ पे कृत्रिम इसका प्रजनन केंद्र बनाया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसको राज्य पक्षी का दर्जा कब मिला था ये कमेंट करके बताइएगा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणगौर हेरिटेज होटल कौन से जिले में स्थित है? स्टार लगा लीजिएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इससे संबंधित फैक्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गणगौर हेरिटेज होटल कहां पे स्थित है? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर या जैसलमेर? तो इसका सही आंसर होगा जोधपुर, जयपुर के अंदर, सॉरी जयपुर के अंदर गणगौर हेरिटेज होटल स्थित है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, तो गणगौर तो हो गया जयपुर के अंदर। अब जोधपुर के अंदर, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जोधपुर के अंदर राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा था? जोधपुर के अंदर में बनाया गया था, उसका नाम है अजीत भवन। उसका नाम क्या याद रखना है आपको? अजीत भवन होटल है, जो राजस्थान का प्रथम और भारत का प्रथम भी हेरिटेज होटल यही था। भारत का फर्स्ट हेरिटेज होटल भी यही था। हेरिटेज होटल योजना कब लाई गई थी? तो 1994 में, 1994 के अंदर तत्कालीन जो राजस्थान के जो थे भैरू सिंह शेखावत, जिनको बाबूसा के नाम से जाना जाता है, उनके द्वारा लाई गई थी। और ये क्या कहा गया था कि 75 वर्ष से पुरानी जो भी बिल्डिंग है, जो भी पूर्वजों के द्वारा बनेगी, राजा महाराजाओं द्वारा बनेगी, या 1950 से पूर्व जो भी हवेली दुर्ग है, उन सबको हेरिटेज होटल के रूप में विकसित किया जाएगा। 1994 में ये योजना लगी थी, भैरू सिंह जी शेखावत जी के द्वारा लगी थी। और अजीत भवन इसके तहत बनने वाला फर्स्ट, पूरे भारत का फर्स्ट हेरिटेज होटल अजीत भवन था, राजस्थान का फर्स्ट। और गणगौर पूछा जाए तो आपको याद रखना है जयपुर के अंदर। इसी तरीके से आपको बीकानेर में जो राजस्थान सरकार के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, उसके द्वारा जो होटल का नाम है ये भी याद रख सकते हैं, ढोला मारू, ये भी आपको याद रखना है। आई होप जो भी अपन ने क्वेश्चन किए आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।